1947 में भारत के बंटवारे के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान का गठन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी का प्रयोग पाकिस्तान ने और साथ में अमेरिका और चाइना ने मिलकर ब्रिटेन की सहायता से नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयोग किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1947 से 1971 तक जब तक ईस्ट पाकिस्तान रहा और जब तक वो बांग्लादेश में बदला नहीं, तब तक वो एक टेरिटरी ऐसी थी जिसका सोल पर्पज़ ये था कि वहाँ पर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन ये चारों लोग मिलकर भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करें। नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ब्रिटिश का था, क्योंकि जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे तो उस समय ब्रिटिशर्स जब नॉर्थ ईस्ट में गए तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर उनका एक इंटेंशन ये था कि वहाँ पर वो चाय पत्ती की उगात का काम करें और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आसाम वगैरह के रीजन में तेल का एक्सप्लोरेशन करें। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करी कि मेजॉरिटी लोग नॉर्थ ईस्ट के जो हैं वो ट्राइबल्स हैं, तो ब्रिटिश ने अपनी गंदी चाल उस समय ये चली कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। और उस समय से एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन किया जाए। नॉर्थ ईस्ट में उस समय जो ट्राइबल लोग थे उनकी प्रैक्टिसेस बहुत सारी हिंदुइज़्म से मिलती जुलती थी, और चाहे वो अपने आप को हिंदू आउटराइटली ना कहते हों लेकिन वो सर्टनली क्रिश्चियन कभी भी नहीं थे। तो ब्रिटिश की इस चाल के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी का अग्रेसिव लेवल पे प्रमोशन किया गया, और इस प्रमोशन को करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये ध्यान दिया कि उनकी जितनी भी ये एक्टिविटीज़ क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन को नॉर्थ ईस्ट में लेकर वो करना चाह रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इस रीज़न से उन्होंने 1890 से लेके 1910 तक के बीच में बहुत सारे इनर लाइन आउटर लाइन परमिट्स भी क्रिएट किए, जो आज तक की डेट तक हम लोगों ने वहाँ पर अपहोल्ड करके रखे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं मणिपुर के राज्य की, तो मणिपुर का राज्य ऐसा है कि वहाँ पर 50 से अधिक प्रतिशत जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मेती पॉपुलेशन है, और मेती पॉपुलेशन जो है वैष्णविज़्म में मानने वाले लोग हैं, वो हिंदू लोग हैं। और उस इलाके के लोगों ने ब्रिटिशर्स के उस समय के ऑनस्लॉट के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तब ये मेती लोग थे जिन्होंने उस क्रिश्चियनिटी को रोका और अपने हिंदुइज़्म के प्रैक्टिसेस पे वो अड़े रहे। लेकिन बात वही थी कि भाई जब भारत आज़ाद हो गया तो अब ब्रिटेन से, अमेरिका से और साथ ही में चीन से ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के राज्य में खास करके एक ऐसा इलाका जहाँ पर कुछ प्रतिशत लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन ये मेती लोग जो हैं ये अपने हिंदुइज़्म के प्रैक्टिस को क्यों नहीं छोड़ रहे और इनके हिंदुइज़्म को कमज़ोर कैसे किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब भारत आज़ाद हो चुका था तो ब्रिटेन डायरेक्टली वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन तो कर नहीं सकता था, तो उसने एक इनडायरेक्ट गेम खेलने की कोशिश करी। और यहाँ पर 1950 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक हम एक बड़ी पेक्यूलियर सी चीज़ देखते हैं जो आपको शायद सुन के बड़ी आश्चर्यजनक लगे कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान कहने को उस समय चीन जो है एक कम्युनिस्ट राज्य था और वो रशिया के साथ था, लेकिन चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी ब्रिटिश की मदद करते हुए ईस्ट पाकिस्तान को बेस बनाकर अमेरिका से पैसा लेकर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के राज्य को टारगेट करने की कोशिश करी। और इस दौरान उन्होंने जब ये ऑब्ज़र्व किया कि भाई मेती लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इन मेती लोगों के हिंदुइज़्म के ऊपर आक्रमण करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। इसी दौरान 1964 में 1964 में हम एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ देखते हैं कि एक समरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ा जाता है, और समरेंद्र सिंह नामक इस व्यक्ति के तहत एक यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट फॉर मणिपुर क्रिएट किया जाता है। अब चीन का इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? चीन अमेरिका, ब्रिटेन के बिहाफ पर ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी में रहकर मेती हिंदुइज़्म को टारगेट करना चाहता था। वो ये एजेंडा ब्रिटिश के बिहाफ पर चलाना चाहता था कि किसी तरीके से मेतियों की जो एकता है, मेतियों का जो हिंदुइज़्म में बिलीफ है वो टूटे। अब इस गेम को रन करने के लिए इन्होंने मणिपुर में समरेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति को सपोर्ट कर एक यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन 1964 में किया। जब 1964 में ये एक संगठन बना तो सबसे आयरॉनिकल बात है कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF उस समय ये बात बोलने लगी कि हम मणिपुर को एक सोशलिस्ट और एक इंडिपेंडेंट राज्य देखना चाहते हैं।
मणिपुर में समस्याएं थीं। भारत की आज़ादी के बाद जो मेती पॉपुलेशन थी और वहाँ पर जो बाकी कुकी और नागा भी जो रहते थे, उन लोगों का विकास किसी भी तरीके से भारत सरकार ने नहीं किया था। भारत सरकार का निकम्मापन नॉर्थ ईस्ट को लेकर और भारत सरकार की लैक ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट को लेकर हमें पिछले 50 से 60 साल तक हॉन्ट करती आई है और अभी भी कर रही है। उस पूरे इलाके का डेवलपमेंट बहुत अग्रेसिव लेवल से असम के बियॉन्ड कभी हुआ ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो मणिपुर था, जहाँ पर मेजॉरिटी कुकी थे, मेती थे, इसके साथ साथ आपके नागाज भी थे, इन लोगों का जब विकास नहीं हुआ तो उस दौरान यूथ जो था इस इलाके का बड़ा मिसगाइडेड सा था। समरेंद्र सिंह को सपोर्ट कर जब यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन हुआ तो समरेंद्र सिंह ने एक चाइना के बिहाफ पर एक नया अंडरकरंट पूरे के पूरे मणिपुर में चालू किया और उसने ये बोला कि अब हम मणिपुर को सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाएंगे और मणिपुर को हम सोशलिज्म के पाथ पे ले जाएंगे। उसी समय 1960 के दशक में, भूलिएगा मत कि भारत के ऐतिहासिक तौर को अगर आप कभी दोहराते हैं तो आप ये चीज़ भी देखेंगे कि 1960-1970 का दशक ऐसा था जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का रोमांटिसाइजेशन भारत में भी लेफ्टिस्ट लोगों ने बहुत अग्रेसिव तरीके से किया हुआ था। अब जब ये हुआ तो उसी के साथ साथ 4 साल बाद 1968 यानी कि 1968 में यूएनएलएफ के 4 साल के क्रिएशन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवरग्राउंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम रखा गया मणिपुर यूथ लीग। अब ये जो मणिपुर यूथ लीग थी, इसका जो लीडर था वो था ओयनम सुधीर कुमार। अब हुआ ये कि ओयनम सुधीर कुमार भी एक यूथ था और साथ ही में समरेंद्र सिंह भी एक यूथ था और दोनों यूएनएलएफ के पार्ट थे। लेकिन यूएनएलएफ की मणिपुर यूथ लीग उस समय एक ओवरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूनिवर्सिटीज़ में घूमती थी, कॉलेजों में घूमती थी और लोगों को एकजुट करके उनको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में इंस्पायर करती थी। लेकिन दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि जब समरेंद्र सिंह जो था, जो यूएनएलएफ का उस समय चेयरपर्सन था, उसने जब ये सोचा कि सोशलिज्म को मणिपुर में लाने के लिए अब हमें एक रेवोल्यूशन करना होगा, लेकिन इस रेवोल्यूशन के लिए हमारे को लोगों का सपोर्ट चाहिए। उसने जब ओयनम सुधीर कुमार से पूछा कि भाई क्या आपकी मणिपुर यूथ लीग जो है वो रेडी है इस सपोर्ट को, रेवोल्यूशन को करने के लिए, तो ओयनम सुधीर कुमार ने बोला कि नहीं, हमने अभी रेडीनेस नहीं है, हमें अभी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म की प्रैक्टिसेस को लोगों के बीच और ले जाने की आवश्यकता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो इन दोनों संस्थाओं के लोगों के ऊपर नज़र रख रही थी। वो मणिपुर यूथ लीग ओयनम सुधीर कुमार और साथ में यूएनएलएफ का चेयरपर्सन जो समरेंद्र सिंह था, दोनों के ऊपर नज़र रख रही थी। और जैसे ही 1968 में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये देखा कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस समय एक स्प्लिट इंजीनियर करवा दिया, जिसकी वजह से यूएनएलएफ में बंटवारा हो गया। बंटवारा कुछ इस प्रकार का हुआ कि जो समरेंद्र सिंह था वो बेसिकली जो है छोड़कर यूएनएलएफ को अलग हो गया और जो उस समय मणिपुर यूथ लीग का जो चेयरपर्सन था, जिसका नाम था बेसिकली ओयनम सुधीर कुमार, उसने जाकर यूएनएलएफ की अम्ब्रेला के अंडर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, आरजीएम। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने ये बात बोलनी शुरू कर दी 1960 के दशक से कि हम पूरे के पूरे मणिपुर में सोशलिज्म लाएंगे। और उस समय ओयनम सुधीर कुमार जो है ईस्ट पाकिस्तान गया 1969 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो उस समय ओयनम सुधीर कुमार के एक एक मूवमेंट को चेक कर रही थी। जब वो ईस्ट पाकिस्तान गया, वो ईस्ट पाकिस्तान में अगले 2 साल वहाँ रहा। आपको सुन के इस चीज़ के बारे में बड़ा आश्चर्य ये भी होगा कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक युद्ध चल रहा था, उस समय ओयनम सुधीर कुमार और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के जो काडर्स थे, जो यूएनएलएफ से जुड़े हुए थे, ये सारे के सारे ईस्ट पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे और भारत के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना और ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी तोड़ दी गई तो यूएनएलएफ का ये सारा का सारा काडर तुरंत जो है बांग्लादेश छोड़ म्यांमार में भाग गया। अब जब ये म्यांमार में भागे तो उस समय ओयनम सुधीर कुमार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी था जिसका नाम था बिसेश्वर सिंह। अब बिसेश्वर सिंह को चाइना ने बोला कि आप लासा आइए। 1970 के दशक में बिसेश्वर सिंह जब लासा गया तो लासा में जाकर उसको ट्रेनिंग दी गई कि अब आप कम्युनिज्म को प्रमोट करेंगे,
और ओएनएम सुधीर कुमार को म्यांमार में रखकर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो रेवोल्यूशन रन करने के लिए, एक आर्म्ड स्ट्रगल रन करने के लिए कैंपेन चलाएगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब ये चीज़ देखी कि भैया अब पूरा यूएनएलएफ 3 लोगों के बीच बंट चुका है, समरेंद्र सिंह जो फाउंडर था वो अलग हो गया, ओएनएम सुधीर कुमार अब म्यांमार में रहकर आर्म्स ट्रेनिंग ले रहा है ताकि वो रेवोल्यूशन मणिपुर में कर पाए, और तो और बिसेश्वर सिंह को ये टारगेट दिया गया कि आप ओवरग्राउंड संस्था जो है मणिपुर यूथ लीग, उसका साथ देते हुए मणिपुर के लोगों के अंदर कम्युनिस्ट थॉट को उजागर करेंगे। तो इस केस में 1980 और 1990 के दशक में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन 2 या 3 लोगों के ऊपर अपना शिकंजा कसना चालू किया। और सबसे पहले हमारे को सफलता प्राप्त हुई कि 1990 के अंदर एक पुलिस इनकाउंटर के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे समरेंद्र कुमार को मार गिराया गया। जब समरेंद्र कुमार मर गया और समरेंद्र के मरने के बाद जब एक पूरा एलिमेंट हट गया, तो अब पूरी की पूरी मणिपुर की ये यूएनएलएफ 2 लोगों के ऊपर डटी हुई थी, जिसमें से एक आदमी था ओएनएम सुधीर कुमार जो म्यांमार में छिपा बैठा था, और उसके पीछे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपने एसेट्स लगाकर उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज करना चालू करा। और साथ में जो बिसेश्वर सिंह मणिपुर के अंदर घूम रहा था ओवरग्राउंड संस्था के मणिपुर यूथ लीग का चेयरपर्सन बनकर, उसको अरेस्ट करा गया। और उसको अरेस्ट करके उसको जिस प्रकार से डी रेडिकलाइज किया गया, ऐसा हुआ कि वो बंदा जब इवेंचुअली जेल से बाहर निकला तो जेल से बाहर निकलने के बाद बोला कि भाई नहीं, मैं तो ये जो यूएनएलएफ है इसके किसी थॉट प्रोसेस में मानता ही नहीं, मैं तो कोई कम्युनिज्म सोशलिज्म में नहीं मानता, मैं तो मेथिज्म में मानता हूँ और मैं मेथी कल्चर और हिंदू कल्चर के ऊपर ही फोकस करूँगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस समय इस बंदे को, बिसेश्वर सिंह को, जेल में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया है जिसको अब आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग से पूरा कम्युनिस्ट का भूत सवार उतर के सिर्फ मेथिज्म और हिंदुइज्म पे आ गया। तब से लेकर ये गेम चलता रहा। लेकिन क्योंकि ओएनएम सुधीर कुमार अभी भी म्यांमार में बैठा था, तो उसने जब ये देखा कि बिसेश्वर सिंह मेरा साथी जा चुका है, तो उसने उस समय राजकुमार मेघन, एक नए साथी को भेजा मणिपुर। अब तब से लेकर आज तक राजकुमार मेघन जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर के तहत एक प्रकार से मणिपुर में यूएनएलएफ को चला रहा था, लेकिन ओएनएम सुधीर कुमार म्यांमार में ही छिपा बैठा था। जब सरकार ने ये चीज़ देखी तो सरकार ने, भारत सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस समय राजकुमार मेघन को भी ये बात बोली 2011 में कि देखिए, आप यहाँ पर रह के किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट मणिपुर में नहीं चला सकते। इसकी वजह से हमने उस समय राजकुमार मेघन के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, और 2011 से इस प्रेशर टैक्टिक से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने डाला उस समय, मेघन राजकुमार जो है उस समय वो बात तो माना नहीं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लो इंटेंसिटी ब्लीडिंग करते रहेंगे आपकी। अब लो इंटेंसिटी ब्लीडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी इंटेलिजेंस ब्यूरो की है जिसमें हम जिस भी इंसर्जेंट व्यक्ति को, जैसे यहाँ पर राजकुमार मेघन है जो कि सुधीर कुमार से आर्म्स एमुनिशन लेके चाइना के बिहाफ पर लड़ाई लड़ रहा है मणिपुर में, हम उसको ब्लीड करते रहेंगे, लेकिन उसको ब्लीड इतना प्रोलॉन्ग्ड तरीके से कर देंगे कि एक दिन थक कर वो खुद ही जो है हाथ खड़े कर दे। और प्रिसाइसली ये हुआ। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2011 में उस समय राजकुमार मेघन को ये बात समझाई थी कि आप अपने वायलेंस को छोड़ दीजिए, यूएनएलएफ को वायलेंट मत बनाइए, जब वो नहीं माना और ओएनएम सुधीर कुमार से सपोर्ट लेके वो वायलेंस करता रहा, तो उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी लो इंटेंसिटी ब्लीडिंग चालू रखी और साथ में उसको ये बार बार प्रेशराइज करते रहे कि इस चीज़ को छोड़ दो। और जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट के केस में काम आई है, वही चीज़ हुई कि 2023 में फाइनली इस साल के शुरुआत जनवरी में राजकुमार मेघन ने हाथ खड़े करके ये बात बोल दी कि अब हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम थक चुके हैं पिछले 10 सालों से ज़्यादा वायलेंस करते हुए, कुछ नहीं नतीजा निकल रहा है। और इसके बाद कल जाकर फाइनली ये डील साइन हुई और आज की डेट में यूएनएलएफ का वो काडर जो आप याद रखिएगा कि राजकुमार मेघन के साथ जुड़ा हुआ था, वो पीस डील साइन कर चुका है। लेकिन अभी भी यूएनएलएफ का एक वर्ग जो ओएनएम सुधीर कुमार वाला है, म्यांमार में बैठा हुआ, वो आज की डेट में भी अभी तक पीसफुल नहीं हुआ है। खैर, वो बंदा बाहर बैठ के दूसरी टेरिटरी से जो मर्जी करे, हमारी टेरिटरी में जो आदमी बैठा हुआ था हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। तो ये है पूरी पीस डील और ये था पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका। तो आई होप ये सारा खेल अब आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।